नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्वाड पर अमेरिका ने दिया चीन को जवाब, तालिबान को भी सख्त चेतावनी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मोदी सरकार ने संसद में बताया जम्मू कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा, आतंकवाद पर भी दी रिपोर्ट। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारतीय नौसेना ने जारी की चेतावनी, नेवी बेस के 3 किलोमीटर तक अगर ड्रोन उड़ाया तो मार गिराया जाएगा। चौथी खबर में जिक्र होगा कि अमित शाह ने असम और मिजोरम के मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब किया। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आपके राज्य में क्या रहेगा मौसम का हाल, आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। क्वाड पर अमेरिका ने दिया चीन को जवाब, तालिबान को भी सख्त चेतावनी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और लगातार जारी संघर्ष को लेकर कहा कि अमेरिका अभी भी अफगानिस्तान में विकास कार्यों में लगा हुआ है। इसके साथ ही हमारा उद्देश्य संघर्ष का समाधान करने के लिए एक मंच पर लाने का है। ब्लिंकन ने कहा, जब हम अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा रहे हैं तब भी हम अफगानिस्तान के साथ बंधे हुए हैं। वहाँ न सिर्फ हमारा मजबूत दूतावास है बल्कि ऐसे कई जरूरी कार्यक्रम भी हैं जो विकास और सुरक्षा सहायता के जरिए अफगानिस्तान को आर्थिक रूप से समर्थन देते हैं। ब्लिंकन ने कहा, हम अफगानिस्तान में संघर्ष के समाधान के लिए पार्टियों को एक साथ लाने के लिए काम करने की कूटनीति में जी जान से जुटे हुए हैं। ब्लिंकन ने तालिबान पर निशाना साधते हुए कहा, बलपूर्वक देश पर अधिकार करना और लोगों के अधिकारों का हनन करना अपने मंसूबों को हासिल करने का रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा, केवल एक ही रास्ता है और वह है बातचीत की मेज पर संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, तालिबान का कहना है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहता है, कि वह अफगानिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाहता है। शायद इसीलिए वह चाहता है कि उसके नेता दुनिया में स्वतंत्र रूप से यात्रा करें और प्रतिबंध हटा दिए जाएं। ब्लिंकन ने आगे कहा, तालिबान सिटी सेंटर्स में आगे बढ़ रहा है। अफगानिस्तान के लोगों पर उनके द्वारा अत्याचार किए जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं, जो कि काफी परेशान करने वाली बात है। उन्होंने कहा, यह निश्चित रूप से देश को लेकर उनके इरादों के अच्छा होने का संकेत नहीं है। ब्लिंकन ने कहा कि हम अफगानिस्तान में अभी भी प्रयास कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार ने संसद में बताया जम्मू कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा, आतंकवाद पर भी दी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने संसद में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर अहम बयान दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से संसद में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में स्थितियां सामान्य होने पर केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा कि सही समय आने पर इसका फैसला लिया जाएगा। उन्होंने शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि एक बार हालात सामान्य हो जाएं, फिर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर का 5 अगस्त 2019 को पुनर्गठन किया गया था। इसके तहत लद्दाख को अलग कर दिया गया था। इसके अलावा लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। हालांकि दोनों के बीच एक अंतर यह है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख का गठन चंडीगढ़ मॉडल पर किया गया है। इसके अलावा सांसद सस्मित पात्रा की ओर से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर भी नित्यानंद राय ने जवाब दिया। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में 2019 के मुकाबले 2020 में 59% तक कमी देखने को मिली है। इसके अलावा बीते साल के मुकाबले जून 2021 तक आतंकवाद की घटनाएं 31% तक कम रही है। नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार की आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। बीते सालों में केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अब सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन प्रभावी हुआ है। बड़ी संख्या में आतंकियों के इस साल अब तक मार गिराया गया है। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को लेकर होम मिनिस्ट्री ने बताया कि फिलहाल घाटी में कश्मीरी पंडितों और डोगरा हिंदुओं के 900 परिवार रह रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय नौसेना ने जारी की चेतावनी, नेवी बेस के 3 किलोमीटर तक अगर ड्रोन उड़ाया तो मार गिराया जाएगा। जी हां दोस्तों, गुजरात में उड़ान वर्जित क्षेत्र घोषित सभी नौसेना प्रतिष्ठानों के 3 किलोमीटर के दायरे में उड़ते पाए जाने वाले ड्रोन और मानव रहित वायुयान को या तो जब्त कर लिया जाएगा या मार गिराया जाएगा। रक्षा प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक रक्षा बयान में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों या ऐसे एजेंसियों को किसी भी उद्देश्य से इन क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने से निषिद्ध किया जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के अखनूर इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 8 किलोमीटर अंदर आईईडी लदे एक ड्रोन को मार गिराए जाने के कुछ दिनों बाद यह चेतावनी दी गई है। प्रवक्ता ने बयान में कहा, गुजरात में नौसेना प्रतिष्ठान से 3 किलोमीटर की परिधि में आने वाला क्षेत्र पहले से उड़ान वर्जित क्षेत्र है। सभी नौसेना प्रतिष्ठानों के पास इस क्षेत्र में बगैर पूर्व अनुमति के ड्रोन या यूएवी उड़ता पाए जाने पर उन्हें नौसेना द्वारा या तो जब्त कर लिया जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह ने असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली तलब किया। जी हां दोस्तों, असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर हालात बेहद तनावपूर्ण होने के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली तलब कर लिया है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री सीमा विवाद को सुलझाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली में बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक संभवतः गुरुवार को होगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आज ही दिल्ली में दोनों राज्यों के शीर्ष अधिकारियों को तलब कर अलग अलग कई दौर की बैठकें की हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को असम और मिजोरम के शीर्ष अधिकारियों को सीमा मुद्दे के तत्काल समाधान के लिए दिल्ली बुलाया था। इस बीच असम के मुख्य सचिव जिष्णु बरुवा बुधवार की सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के निर्देश पर मिजोरम के मुख्य सचिव लालनू मनमाविया चोंगियो भी दिल्ली पहुंचे थे। बैठक में विभिन्न मुद्दों एवं समस्याओं पर चर्चा होने की जानकारी मिली है। यही कारण है कि अगली बैठक दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री की होने जा रही है। असम मिजोरम सीमा पर हुई गोलीबारी में अब तक असम पुलिस के 6 पुलिसकर्मी और 1 नागरिक की मौत हो गई है। सीमा पर स्थिति अभी भी जटिल बनी हुई है। दोनों राज्य सरकारें अभी भी सीमा पर फायरिंग के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने आपके राज्य में क्या है मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, देश के कई हिस्सों में मानसून की वजह से भारी बारिश हो रही है। मानसून का तीसरा कम दबाव वाला क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा है। इसके असर से शनिवार तक उत्तर भारत में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। यूपी, बिहार, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। IMD के मुताबिक पंजाब में अगले 48 से 72 घंटे में तेज बारिश हो सकती है। आज राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटों में इसकी अच्छी तरह से जगह बनाने और बाद के 48 घंटों के दौरान धीरे धीरे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। वहीं राजस्थान के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और विदर्भ में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, दक्षिण बिहार, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश व कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इमरान खान के अत्याचार की खुली पोल, पाकिस्तान से आजादी मांग रहा POK। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद अमन और चैन बरकरार है। कश्मीर विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहां कश्मीर में हो रहे विकास की खबर सीमा पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक भी पहुंच रही है। इसके साथ साथ POK में भी पाकिस्तान से आजादी की आवाज और ज्यादा बुलंद होती जा रही है। इमरान खान की सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और अब POK पाकिस्तान से मुक्ति पाने के लिए हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। POK में पाकिस्तान से चुनाव तो करवा दिए, लेकिन इस दौरान चुनाव में इतनी धांधली और हिंसा की गई कि POK में बगावत शुरू हो गई है। इस बार तो पाकिस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने ही खुलासा कर दिया कि POK में आजादी की मांग कितनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि POK में पुलिस ने इमरान खान की पार्टी को चुनाव जितवाने के लिए हर वो काम किया जो कम से कम वर्दी पहनने वाले तो नहीं करते। इसीलिए वर्दी के खिलाफ POK में गुस्सा फूट पड़ा है। POK की नीलम वैली में लोगों ने चुनाव में हिंसा के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। चुनाव के बाद भी POK में हिंसा हुई, जिसके विरोध में सड़कों पर जलते हुए टायर रखकर प्रदर्शन किया गया। इमरान खान की सरकार ने POK में चुनाव के दौरान जमकर धांधली की। इमरान खान की पार्टी तहरीक ए इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने पुलिस और सुरक्षा बलों की मदद चुनाव के दौरान हिंसा भी फैलाई। इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने चुनाव के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ POK में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। POK में लोग पाकिस्तान की सरकार से काफी नाराज हैं और अब पुलिस की बंदूकों का भी डर वहां खत्म हो रहा है। यही वजह है कि सशस्त्र पुलिस के सामने ही लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान के अत्याचारों से परेशान POK अब किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आज़ादी चाहता है और अब POK के लोग खुलकर पुलिस के सामने भी इस बात को कहने से नहीं हिचक रहे हैं। PML नवाज की नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने POK की आज़ादी वाला नारा ट्वीट किया है। इससे पाकिस्तान में बवाल मचा है और POK में लोग खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के समर्थन में बात कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, आज PTI की फर्जी जीत के पहले दिन कश्मीर में पहली बार स्वतंत्र कश्मीर का नारा लगा। जब आप लोगों के वोट लूटते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, तो ऐसी ही घटनाएं सामने आती हैं। पहले POK में हो रही ज्यादती को पाकिस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियां दबाने की कोशिश में रहती थी, लेकिन इस बार POK में आज़ादी वाले नारे खुद मुख्य विपक्षी पार्टी की नेता मरियम नवाज ने लगाए हैं। इस ट्वीट के साथ मरियम नवाज ने बाकायदा इमरान खान को कोसते हुए POK में हो रही इस बगावत को पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। ये तमाम सबूत इस बात की गवाही दे रहे हैं कि POK में पाकिस्तान के अत्याचार की पोल अब खुल चुकी है। इमरान खान बंदूक और हिंसा के दम पर POK के लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
बहुत दिनों तक ये आवाज़ दबी नहीं पाएगी। पीओके में पाकिस्तान के अत्याचार बढ़ रहे हैं और बंदूक के दम पर लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, इसलिए अब पीओके के लोग भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका में फिर बिगड़ रहे कोरोना के हालात, डेल्टा वेरिएंट से बढ़ा खतरा, कई इलाकों में लौटा मास्क पहनने का नियम। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आनी शुरू हो गई है। अमेरिका में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है। अमेरिका में पिछले कई दिनों से कोरोना के नए केसों में तेजी देखी जा रही है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अमेरिका में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 60,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। इसके बाद अब वह एक बार फिर से संक्रमण के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है। कोविड की वजह से अमेरिका के अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना केस में हुए इजाफे के बाद अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी तेजी देखने को मिली है। अधिकतर नए मामले फ्लोरिडा में रिपोर्ट किए गए हैं, जहां एक दिन में रिकॉर्ड कोरोना केस सामने आए हैं। अमेरिका में करीब 40,000 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जो जनवरी में कोरोना के पीक के दौरान से कम है। वहीं संघीय अधिकारियों ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने के नियमों को लेकर नए नियम बना दिए हैं। कोरोना के मामलों में दोबारा तेजी आने के बाद अमेरिका के हाई रिस्क वाले इलाकों में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए मास्क पहनना एक बार फिर से अनिवार्य हो गया है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बाद यह फैसला लिया गया है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन डायरेक्टर रोशेल वेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मास्क पर लिए गए फैसले के बारे में बताया। उन्होंने इस दौरान यह बताया कि कोरोना वैक्सीन असरदार है, लेकिन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से आगे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इस कारण ऐसे एहतियात लेना जरूरी है। सीडीसी के डेटा के मुताबिक दक्षिणी अमेरिका में सबसे ज्यादा संक्रमण देखा गया है। हालांकि उत्तर पूर्वी जैसे देश के जिन हिस्सों में सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ है, वहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन की दर सीमित है। अमेरिका में प्रति 1 लाख पर 100 से ज्यादा संक्रमण के मामले आने को हाई रिस्क श्रेणी में रखा गया है। हालांकि सीडीसी की ही रिसर्च में दावा किया गया था कि टीका ले चुके लोग जब संक्रमित होते हैं तो उनका वायरल लोड टीका न लेने वालों के बराबर ही होता है। सीडीसी का कहना है कि इस रिसर्च के बाद यह कहा जा सकता है कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग भी अन्य लोगों को संक्रमित कर सकते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन की आड़ में देश के खिलाफ जहर उगल रहा खालिस्तानी गैंग स्वतंत्रता दिवस के लिए बना रहा बड़ी प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन की आड़ में एक बार फिर खालिस्तानी आतंकी संगठन के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोशल मीडिया के जरिए किसानों को भड़काने की साजिश रची है। उन्होंने पंजाब, कश्मीर, पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र का भारत से अलग होना ही कृषि कानूनों को रद्द करवाने का एकमात्र उपाय बताया। खबर है कि पन्नू इस बार स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले पर झंडा फहराने से रोकने की साजिश रच रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी संगठन के चीफ पन्नू ने सोशल मीडिया के जरिए हजारों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली में लाकर परेड करने का आह्वान किया। खालिस्तानी गैंग की साजिश के निशाने पर इससे पहले देश का गणतंत्र दिवस था और अब स्वतंत्रता दिवस के दिन हंगामा करने की रणनीति बनाई जा रही है। प्रदर्शनकारी किसानों को भारत सरकार के खिलाफ उकसाया जा रहा है। पन्नू शुरुआत से ही किसान आंदोलन की आड़ में देश के खिलाफ बयान देते रहे हैं। उन्होंने इससे पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर कहा था, 26 जनवरी आ रही है और लाल किले पर भारतीय तिरंगा है। 26 जनवरी को तिरंगे को हटाकर इसे खालिस्तानी झंडे से बदल दो। इसके साथ ही खालिस्तानी संगठन किसान प्रदर्शन को लगातार 1984 सिख विरोधी हिंसा से जोड़कर सिखों को उकसाने की कोशिश कर रहा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस आंदोलन के शुरू होते के साथ ही कई लोगों और संगठनों ने आरोप लगाया था कि किसान आंदोलन के बीच खालिस्तान विचारधारा से जुड़े कई ग्रुप एक्टिव हो गए हैं, जो कि किसान आंदोलन की आड़ में फिर से खालिस्तान से जुड़ी मांगों को उठाना चाह रहे हैं। ऐसे में सभी लोगों को ये जानना जरूरी है कि आखिर ये खालिस्तान क्या है, जिसे लेकर इतने सवाल उठाए जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जयशंकर से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, एनएसए अजीत डोभाल से हुई बातचीत। जी हाँ दोस्तों, भारत की यात्रा पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को दिल्ली में अपने भारतीय समक्ष एस जयशंकर से मुलाकात की। रिपोर्टों के मुताबिक अपनी इस यात्रा के दौरान ब्लिंकन भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने और अफगानिस्तान, वैश्विक आतंकवाद और हिंद प्रशांत के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री बनने के बाद ब्लिंकन की यह पहली भारत यात्रा है। जयशंकर से मुलाकात से पहले ब्लिंकन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात हुई। भारतीय विदेश मंत्री के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता में ब्लिंकन ने कहा कि भारत अमेरिका ने मिलकर जो काम किया है और आने वाले महीनों में वे जो काम करने वाले हैं, उनकी वह प्रशंसा करते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट, नई उभरती तकनीकी ने हमारे नागरिकों के जीवन को प्रभावित किया है। इन चुनौतियों से हम अकेले नहीं निपट सकते। भारत और अमेरिका को अपना सहयोग पहले से ज्यादा बढ़ाना होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। समझा जाता है कि ब्लिंकन की इस यात्रा के दौरान रक्षा, सुरक्षा एवं सामरिक साझेदारी से जुड़े कई अहम मसलों पर चर्चा हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब अफगानिस्तान से करीब 90% अमेरिकी एवं नाटो सेना की वापसी हो चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव और वहां भारतीय हितों की सुरक्षा के बारे में इस बैठक में प्रमुखता से बातचीत हो सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर
उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश की संभावना। जी हां दोस्तों, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी हिमालय राज्यों सहित उत्तर पश्चिम भारत में मंगलवार को बहुत भारी से बेहद भारी बारिश हुई और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस क्षेत्र में एक दिन और भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी ने यहां एक विज्ञप्ति में कहा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुधवार तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है और इसके बाद इसमें कमी देखी जाएगी। आईएमडी के आंकड़ों से पता चला है कि दिल्ली में मंगलवार को सुबह 8:30 बजे तक समाप्त हुए 24 घंटों के बीच दिल्ली सफदरजंग में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। इसके बाद पालम में 68 मिलीमीटर, लोधी रोड क्षेत्र में 86.8 मिलीमीटर, आया नगर में 69.8 मिलीमीटर और दिल्ली रिज में 38.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक आया नगर में 23.3 मिलीमीटर बारिश हुई। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली सफदरजंग में 2003 में अब तक की सबसे अधिक बारिश 632.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी। हाल ही के वर्षों में 2013 में 340.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी और मंगलवार को इस क्षेत्र में कुल 380.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आईएमडी ने यह भी कहा कि ओडिशा, गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 30 जुलाई तक और पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 29 से 31 जुलाई के बीच भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ व्यापक रूप से व्यापक वर्षा होने की संभावना है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 28 और 29 जुलाई को गंगे पश्चिम बंगाल में, 29 जुलाई को झारखंड में, 30 जुलाई को छत्तीसगढ़ में और 31 जुलाई को पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल जमाव हो गया। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरने से यातायात भी प्रभावित। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शी जिनपिंग के तिब्बत दौरे का असली मकसद बेनकाब, भारत सीमा पर 3 नए एयरबेस बनाएगा चीन। जी हां दोस्तों, लद्दाख में शांति का राग अलाप रहा चीन अरुणाचल प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश तक अपनी धोखेबाजी वाली हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कुछ दिनों पहले शी जिनपिंग ने तिब्बत का अचानक दौरा किया था। तब कहा गया था कि उनका दौरा बौद्ध धर्म के साथ बाकी चीन को जोड़ने और बौद्ध संस्कृति की संरक्षण के लिए आयोजित किया गया था। लेकिन अब खुद चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने शी जिनपिंग के दौरे की असली वजह दुनिया के सामने रख दी है। तिब्बत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर चीन भारतीय सीमा पर 3 नए एयरपोर्ट को स्थापित करने जा रहा है। इस परियोजना को मंजूरी जिनपिंग ने तिब्बत दौरे के बीच में दी थी। चीन की मंशा पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिन इलाकों में इन 3 एयरपोर्ट का निर्माण किया जाना है वहां लोगों की आबादी एकदम कम है। दूसरी बात यह है कि दशकों से चीन के सताए हुए ये लोग आर्थिक रूप से इतने मजबूत भी नहीं है कि हवाई सफर जैसे महंगे विकल्प का प्रयोग कर पाएं। ये तीनों जगह भारतीय सीमा से एकदम करीब है। ऐसे में युद्ध के समय चीन इन एयरपोर्ट का इस्तेमाल एयरबेस के तौर पर कर सकता है। वर्षों से यह इलाका विकास के चीनी दावे से बिल्कुल अछूता था। ऐसे में भारत से तनाव के बीच ऐसा क्या हुआ जिसके कारण चीन तेजी से परिवहन प्रणाली को विकसित कर रहा है। चीन तिब्बत के जिन 3 नए इलाकों में एयरपोर्ट बनाने जा रहा है उनके नाम लुनजे काउंटी, टिंगरी काउंटी और बुरांग काउंटी है। बड़ी बात यह है कि चीन इन क्षेत्रों में बनने वाले एयरपोर्ट को 2025 के अंत तक शुरू करने जा रहा है। चीन इन एयरपोर्ट्स को मिलिट्री हितों को ध्यान में रखकर डिजाइन करेगा। यहाँ कॉमर्शियल फ्लाइट के अलावा चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमान, अवॉक्स विमान, एरियल रिफ्यूलर विमान तैनात होंगे। इसके अलावा चीन ल्हासा में गोंगर्व हवाई अड्डे को इस क्षेत्र के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में हवाई अड्डों से लेकर हाई स्पीड रेल तक के परिवहन प्रणाली को तेज से विकसित कर रहा है। चीन का दावा है कि तिब्बत के आर्थिक विकास न केवल इस क्षेत्र के लोगों के जीवन में खुशहाली लाएगा बल्कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नेपाल के लिए भी प्रगति के रास्ते खोलेगा। चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास 435 किलोमीटर की लंबाई वाले ल्हासा नीमची रेल नेटवर्क को भी शुरू कर चुका है। इस ट्रैक पर चलने वाले ट्रेनों की औसत गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुलाम कश्मीर में पाक सेना के खिलाफ बगावत, इमरान मुर्दाबाद से गूंजी घाटी, चुनावी धांधली के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। जी हां दोस्तों, गुलाम कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी अराजकता और धांधली के कारण पाकिस्तान की सेना के खिलाफ विद्रोह हो गया है। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सुरक्षा बलों से कई स्थानों पर झड़प हुई, जगह जगह रास्ता जाम कर दिया गया है। गुलाम कश्मीर में 25 जुलाई को हुए विधानसभा चुनाव में पाक में सत्तारूढ़ इमरान खान की तहरीक ए इंसाफ पार्टी ने जमकर धांधली की। इस धांधली और अराजकता में चुनाव आयोग और पुलिस से लेकर सेना तक सभी ने साथ दिया। इसके कारण मतदान के दौरान व्यापक पैमाने पर हिंसक वारदातें हुई। इमरान की पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की मौत के साथ ही सैकड़ों लोग घायल हो गए। चुनाव परिणाम में इमरान की पार्टी को 45 में से 25 सीटें हासिल हुई। इसी के बाद पूरी घाटी में पाक सेना और सरकार के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। गुजरावाला में कई स्थानों पर जनता और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई। गुस्साए लोगों ने टायर जलाकर सड़कों पर डाल दिए। कई स्थानों पर पथराव भी किया गया। विपक्षी दल PMLN की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने कहा कि अलीपुर छाता में तहरीक इंसाफ पार्टी के गुंडों ने हिंसा फैलाई और कार्यकर्ताओं पर हमले किए। यहाँ पुलिस और सेना ने गुंडों का साथ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
चीन के खिलाफ भारत के समर्थन में सामने आया अमेरिका। जी हां दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मंगलवार को 2 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। अमेरिकी विदेश मंत्री के इस दौरे में अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति, हिंद प्रशांत में संपर्कों को बढ़ावा देने और कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने सहित विभिन्न मसलों पर चर्चा होगी। एंटनी ब्लिंकन के भारत पहुंचने पर अमेरिका ने कहा है कि वह भारत के एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने का समर्थन करता है। अमेरिका ने कहा कि वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और बढ़ती समृद्धि और आर्थिक समावेश का क्षेत्र सुनिश्चित करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। चीन के बढ़ते वर्चस्व से निपटने के लिए अमेरिका ने क्वाड को मजबूत बनाने पर जोर दिया। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, जिसमें सूचना साझा करना, संपर्क अधिकारी और मालाबार जैसे जटिल अभ्यास शामिल हैं। पदभार संभालने के बाद अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान एंटनी ब्लिंकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इसमें कोविड-19 से निपटने के प्रयासों पर निरंतर सहयोग, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, साझा क्षेत्रीय मुद्दों, सुरक्षा हितों, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और जलवायु संकट सहित कई मसलों पर चर्चा होगी। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका भारत रक्षा सहयोग नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है, जिसमें सूचना साझा करना, संपर्क अधिकारी, मालाबार युद्धाभ्यास और सुरक्षित संचार करार कॉमकासा जैसे रक्षा समझौते शामिल हैं। अमेरिका ने 2020 तक $20 बिलियन से अधिक रक्षा बिक्री की भारत को अनुमति दी है। अमेरिका भारत रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल के माध्यम से रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन और सह विकास पर मिलकर काम करते हैं। भारत और अमेरिका अफगानिस्तान क्षेत्र जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से जारी फैक्ट शीट के मुताबिक दोनों देश रक्षा, अप्रसार, हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आतंकवादी विरोधी, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, ऊर्जा सहित राजनयिक, व्यापार और निवेश, शांति स्थापना, पर्यावरण, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, अंतरिक्ष, महासागर, आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों पर एक दूसरे के सहयोगी के तौर पर काम रुख करते हैं। अगली खबर की तरफ, असम मिजोरम सीमा विवाद पर हिंसा, केंद्र ने की पहल, दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी की आज बुलाई बैठक। जी हां दोस्तों, असम और मिजोरम की सीमा पर सोमवार को हुई हिंसक झड़प के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मोर्चा संभाला है। गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी की बुधवार को बैठक बुलाई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर शांति बनाए रखने की अपील की है। सोमवार शाम मिजोरम पुलिस की ओर से हुई फायरिंग में असम पुलिस के 5 जवानों की मौत हो गई थी। इसमें असम के एक नागरिक की भी मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा घायल हो गए थे। मंगलवार को दोनों राज्यों की सीमा पर शांति रही। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इस बैठक में किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचने का प्रयास किया जाएगा जिससे फिर हिंसा की स्थिति न बने। केंद्र सरकार दोनों सरकारों के साथ लगातार संपर्क में है और हालात को शांत रखने का प्रयास कर रही है। टकराव वाली जगह पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 6 कंपनियों को तैनात किया गया है। सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप ने बताया कि हालात शांतिपूर्ण हैं। इस बीच संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राज्यों के बीच के सीमा विवाद आपसी सहयोग से ही सुलझाए जाते हैं। केंद्र इन मामलों में केवल मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि सीमाओं के निर्धारण के बाद से कई राज्यों में इस संबंध में कुछ विवाद हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, असम, मेघालय और असम मिजोरम के बीच सीमा विवाद है।